आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम वर्क के साइंटिफिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द वर्क और साइंटिफिकली डिफाइंड वर्क ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। हम एनर्जी की साइंटिफिक डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम डिफरेंट फार्मूले का इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पावर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में। हालांकि आम बोलचाल में हम वर्क शब्द का इस्तेमाल किसी भी यूज़फुल फिजिकल या मेंटल लेबर के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई पर्सन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा है तो हम यह कहेंगे कि वो एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में वर्क शब्द का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता। साइंटिस्ट्स ने वर्क को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया है। यह संभव है कि दो अलग अलग कम्युनिटीज़ में सेम वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग मीनिंग के लिए किया जाए। इसी तरह से हमारे आम बोलचाल में वर्क शब्द का इस्तेमाल अलग तरह से किया जाता है। इसके विपरीत साइंटिफिक वर्ल्ड में वर्क शब्द को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया किया गया है। इसका कुछ अलग मीनिंग है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है तो हम ये कहते हैं कि उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है। तो वर्क वर्क होने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करे और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो। यदि इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट होगी तो हम यह मानेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। यदि फोर्स एब्सेंट हो तब भी वर्क नहीं हुआ माना जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए तब भी हम यह कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ। तो ये दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करे और दूसरी कि वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी करे। वर्क को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। क्लास 9 में हम वर्क डन के एक स्पेशल कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, और इस स्पेशल कंडीशन में ही जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर। वो स्पेशल कंडीशन ये है कि हम यह इमेजिन कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में फोर्स किसी किसी दूसरे डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में हो सकती है। या यूं कहें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। तो हम हायर क्लासेस में वर्क की एक ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन को पढ़ेंगे जिसमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एग्जिस्ट करने वाला हर एंगल कंसीडर्ड होगा, और उस तरह से हम वर्क के एक मैथमेटिकल इक्वेशन को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन क्लास 9 में हम केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वर्क वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, और वो स्पेशल कंडीशन यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ज़ीरो है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और जब यह कंडीशन होती है तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह से वर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, यानी कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में वर्क डन पॉजिटिव होता है। परंतु जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है किंतु उसकी डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन नेगेटिव है। और जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट तो करती है परंतु उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हम कहते हैं कि वर्क डन ज़ीरो है। या फिर जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर
परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करती है, तो उस स्थिति में भी हम ये कहते हैं कि वर्क डन जीरो है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम हायर क्लासेस में वर्क डन के एक होलिस्टिक डेफिनेशन यानी कि कंप्लीट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एग्जिस्ट करने वाला हर एंगल कंसीडर्ड होगा। तो वहाँ पर जो वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसमें हमें अलग से कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट होकर के अपने आप ही पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है। लेकिन जब हम क्लास 9 में वर्क को एक सिंप्लीफाइड वे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जब नेगेटिव वर्क होगा तो अलग से एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन के दौरान, यानी कि जब फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस स्थिति में हम वर्क डन के आगे एक माइनस साइन लगाते हैं अपनी तरफ से, और जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो हम एक प्लस साइन लगाते हैं अपनी तरफ से। लेकिन हायर क्लासेस में हम वर्क की एक ऐसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे जिसमें कि हमें अलग से कुछ साइन नहीं लगाना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि अपने आप ही पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्ट कर रही है, और उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही 5 मीटर डिस्प्लेस कर देती है। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस, और F क्योंकि 10 न्यूटन है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 5 न्यूटन है, इसलिए ये 10 न्यूटन इंटू 5 न्यूटन इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल्स होगा। वर्क को कैलकुलेट करते वक्त हमें एक बात और ध्यान देनी है कि हम ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं वर्क की कैलकुलेशन में जितनी देर तक कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा हो। सपोज दैट कि किसी ऑब्जेक्ट पर 2 सेकंड्स के लिए कोई फोर्स एक्ट करता है, तो हम 2 सेकंड के दौरान ही जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको कंसीडर करेंगे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। उस 2 सेकंड के बाद यदि ऑब्जेक्ट की फर्दर डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसको हम उस फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि हम आउटर स्पेस में हैं और किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेटर से कि 2 सेकंड्स तक वर्क करती है। तो क्योंकि आउटर स्पेस में कोई भी ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं है या एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो 2 सेकंड के बाद भी उसकी डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू रहेगी, और ये हमेशा ही होती रहेगी क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कहेंगे कि जो फोर्स के द्वारा वर्क डन है वो इनफाइनाइट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट है, बल्कि हम केवल उतनी ही डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे जितना कि उस 2 सेकंड के दौरान उस ऑब्जेक्ट का हुआ है जिस दौरान वो फोर्स एक्ट कर रही थी। तो इसलिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम उतनी ही डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं जितनी देर तक कि वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा था। उस फोर्स के एग्जिस्टेंस के ख़त्म होने के बाद जो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगी उसको वर्क डन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। वर्क को कुछ इसी तरह से साइंटिस्ट्स ने डिफाइन किया है। अब हम एनर्जी की साइंटिफिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। साइंस की लैंग्वेज में यदि किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेसिटी है तो हम यह कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है। अब क्योंकि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के वर्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है जो कि वर्क की यूनिट है। नेचर में एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एट्सेट्रा। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें तो जो टोटल एनर्जी बनती है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस चैप्टर में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो अपनी स्पीड या वेलोसिटी की वजह से वो जो एनर्जी एक्वायर कर लेता है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को साइंटिस्ट्स ने एक दूसरी तरह से भी डिफाइन किया है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग यदि किसी ऑब्जेक्ट को ज़ीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी पर ले जाना हो तो ऐसा करने के लिए उस पर जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है उस वर्क को ही उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जब इस वर्क को कैलकुलेट किया गया तो यह पाया गया कि ये वर्क आता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो इस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर के, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उसके मास पर डिपेंड करती है और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। इसका सिंपल फार्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। लेट अस से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम है और वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यदि हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम इसे एक सिंपल फार्मूला जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास 10 किलोग्राम है इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 80 न्यूटन मीटर यानी कि 80 जूल्स। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और चेंज इन इट्स शेप। जैसा कि हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में डिस्कस किया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उस पर कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है, और जब स्पीड चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करें तो उसकी स्पीड ही चेंज हो। यह भी हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाए, जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इन दो डायग्राम्स में देख सकते हैं। जब हम रबर बैंड को फोर्स लगा करके स्ट्रेच करते हैं तो इससे रबर बैंड की स्पीड चेंज नहीं होती बल्कि रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से यदि हम किसी स्प्रिंग को दोनों साइड से कंप्रेस करें तो उससे स्प्रिंग की स्पीड चेंज नहीं होती बल्कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, जैसा कि हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के लेवल से उठा करके और एक एच हाइट के ऊपर रखा तो इस दौरान तो ऐसा करने के दौरान हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करा। अब ये वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेट अस से कि हमारे ऑब्जेक्ट का मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो उसका जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी के बराबर। अब इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा करके h हाइट पर ले जाने के लिए हमें उसके वेट से थोड़ा सा ही फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो अपवर्ड फोर्स है वो उसके वेट से क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिफरेंस में है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ये अपवर्ड फोर्स उसके वेट के बराबर है। तो यानी कि उसे ग्राउंड से उठा करके एच हाइट पर रखने के लिए हमें उसके वेट के बराबर यानी कि mg फोर्स लगाना पड़ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है h। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय ए फोर्स होता है वर्क डन बाय ए फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑब्जेक्ट का वेट है यानी कि mg है और डिस्प्लेसमेंट h है। तो इस स्थिति में जो वर्क डन होगा वो होगा mg इंटू एच।
यह वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए जो हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई बराबर है mgh के। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम है, वो एक 4 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट की वैल्यू 4 मीटर है। तो इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की 200 जूल्स के बराबर। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहती है, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो किया जा सकता है, पर इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए एक सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहती है। इस बात को हम इस दिए हुए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बॉल हिल टॉप के ऊपर रखी हुई है तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। यदि हम इस बॉल को हिल टॉप से नीचे गिरा दें तो ये देखेंगे कि बॉल धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करने लगेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। यदि हम किसी मिडवे में इस बॉल को देखें तो ये देखेंगे कि बॉल के पास कुछ हाइट भी है और कुछ वेलोसिटी भी है, जबकि टॉप पर जब ये बॉल थी तो इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। मिडवे में बॉल कुछ पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर देगा और वो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल ने लूज़ कर दी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी कि अभी भी जो टोटल एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वो अभी भी उतनी ही है जितना कि इनिशियल स्टेट में जबकि बॉल हिल टॉप के ऊपर रखी हुई थी उस समय पर उसकी जितनी टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी अब भी है। जब बॉल ग्राउंड से जस्ट ऊपर होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन इस स्थिति में जो बॉल की इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन इन तीनों ही स्थितियों में जो हमारे सिस्टम की एनर्जी है वो कांस्टेंट ही है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पावर क्या होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट अस से दो पर्सन्स हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों पर्सन्स ने ही 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा करके 5 मीटर की हाइट पर रखा। तो इस प्रोसेस के दौरान दोनों ही पर्सन्स ने कुछ वर्क परफॉर्म करा। यदि हम दोनों पर्सन्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये देखेंगे कि दोनों ही पर्सन्स ने इक्वल वर्क परफॉर्म करा, क्योंकि दोनों ही पर्सन्स ने सेम अमाउंट ऑफ वेट को सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के ऊपर रखा है। लेकिन यह पॉसिबल है कि पर्सन ए ने इस काम को कंप्लीट करने में 5 सेकंड्स का टाइम लिया हो, जबकि पर्सन बी ने इसी काम को करने में 10 सेकंड का समय लिया हो। तो हम यह कह सकते हैं कि ए की रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए ने प्रति सेकंड ज़्यादा काम किया है इसलिए उसने टोटल काम को कम समय में कंप्लीट कर दिया, जबकि बी ने प्रति सेकंड कम काम किया है इसीलिए उसने सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा समय लिया है। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए की पावर ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। हम फिज़िक्स में पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क के द्वारा। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फास्टर रेट से वर्क परफॉर्म करता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी पावर ज़्यादा है उस पर्सन के कंपैरिजन में जो कि स्लोअर रेट से वर्क परफॉर्म करता है, चाहे दोनों ने ही बराबर ही वर्क क्यों ना परफॉर्म किया हो। इसी तरह से हम पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी के द्वारा भी। यदि एक बल्ब एक 1 आवर में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दूसरा बल्ब सेम टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है,
तो हम कहेंगे कि पहले बल्ब की पावर ज़्यादा है दूसरे बल्ब के कंपैरिजन में। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी मशीन ने या किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर वर्क को कितने टाइम में ख़त्म किया, इसे हम उसकी पावर से डिनोट करते हैं। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल्स और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, इसीलिए पावर की एसआई यूनिट होगी जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस से कि एक पर्सन ने 100 जूल्स ऑफ वर्क परफॉर्म करा 5 सेकंड्स में, तो उसकी पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से, यानी कि 100 जूल्स अपॉन 5 सेकंड, सो वो आएगा हमारा 20 जूल्स पर सेकंड, यानी कि 20 वॉट के बराबर। तो इस चैप्टर में हमने वर्क के साइंटिफिक डेफिनेशन को डिस्कस किया। हमने यह भी समझा कि एनर्जी क्या होती है। हमने स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में समझा। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया और लास्ट में हमने पावर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।